जो लिखी है कि वायुमंडल व वायु या वायुमंडल की प्रमुख गैसें, जो ये दे रखा है भाई प्रमुख गैसों के बारे में हमें पढ़ना है आज। अभी देखो ये आप सभी ने पढ़ी होगी, लेकिन इसमें से मैं आपको वो पॉइंट बताने वाला हूं जो एग्जाम में सेम टू सेम आएंगे। राम राम भाई, राम राम मुकुल। तो इसमें जो सेम टू सेम जो पॉइंट हमारे एग्जाम में आने वाले हैं वो मैं आपको देने वाला हूं, ठीक है। इसमें से देखते हैं जिस प्रकार के प्रश्न आएंगे एग्जाम में वो मैं आपको बताता हुआ चल रहा हूं, ठीक है। इसमें देखो एक साइड क्या लिखा हुआ है, यहां पर लिखा हुआ है गैसें, ये हमें देखनी है। फिर ये वायुमंडल है, देखो यहां पर लिखा हुआ है कि वायुमंडल में हमें इनका आयतन देखना है, वायुमंडल में हमें इनका आयतन देखना है। फिर यहां पर क्या लिखा हुआ है लास्ट साइड में बेटा, यहां पर लिखा है मर्दा, फिर हमें मर्दा के अंदर इनका आयतन देखना है, ठीक है। तो ये वाली हमें स्लाइड से पढ़नी है और इससे वो टॉपिक या उस प्रकार के क्वेश्चन को हमें गेन करना है जिस प्रकार से हमारे एग्जाम में आते हैं। देखो ये जो ये सिंपल बात है सभी जानते हैं कि वायुमंडल में ये वाली जो गैस है कि वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा कितनी पाई जाती है। देखो जो एग्जैक्ट बिल्कुल अगर कोई पूछे आपसे कि वायुमंडल में नाइट्रोजन की एग्जैक्ट मात्रा कितनी पाई जाती है तो फिर आप क्या बोलोगे 78.08%। 78.08% इसमें क्या पाई जाती है, वायुमंडल में नाइट्रोजन पाई जाती है। ये कोई खास बात नहीं है, ये आप सभी जानते हो, 5वीं 6ठी कक्षा से आप सब इसमें पढ़ते हुए आ रहे हो। लेकिन इसमें मैंने क्या देखो एक साइड मैंने एग्जैक्ट वैल्यू लिखी हुई है और दूसरे साइड मैंने राउंड फिगर वैल्यू लिखी है, जो आप बोलते हो कि वायुमंडल में अगर नाइट्रोजन की मात्रा पूछी जाती है तो 78 यानी 78% ही वो बोलता है और वही पूछी जाती है। लेकिन बाई चांस अगर इतना कंफ्यूजन आ गया कि वो पॉइंटों में भी चले जाए, या कभी आप जैसे आप बीएससी या एमएससी के स्टूडेंट हो तो वहां पर जैसे एग्जामिनर आ जाते हैं आपके पूछने के लिए ना वाइवा में, तो वो एग्जैक्ट डिमांड करते हैं, तो एग्जैक्ट डिमांड में आपको ये बताना है, ठीक है। देखो ये तो सिंपल बात है। अब यहां से पर्सन कैसे बनेंगे, पहले मैं इसको पूरी टेबल को समझा देता हूं। देखो दूसरे वाली जो गैस है वायुमंडल में वो ऑक्सीजन है, सभी को पता है, राउंड फिगर में 21% होती है। और अगर इसको देखे जाए बिल्कुल एग्जैक्ट तो ये 20.95% के समथिंग होती है, ठीक है। तो ये हमें देखना है। अब देखो वायुमंडल में हमें कौन कौन सी गैसों का सबसे विशेष ध्यान रखना है जो एग्जाम के दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। देखो पहले तो कौन सी है हमें रखनी है, आर्गन। पूछेगा वायुमंडल में आर्गन जो गैस है उसका प्रतिशत कितना होता है, तो कितना होता है भाई 0.93%। 0.93% होता है। 1% तो ये खास है क्योंकि जो 78 और 21% है वो सभी जानते हैं, ठीक है ना। जो 78 और 21% है ये सभी मात्रा को जानते हैं। लेकिन आर्गन की मात्रा कितनी पाई जाती है कहां पर, वायुमंडल में, तो वो पाई जाती है 0.93%, ठीक है। अब चलते हैं कार्बन डाइऑक्साइड की और CO2 की, यानी कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अगर देखी जाए तो वायुमंडल में कितनी पाई जाती है, तो इसको थोड़ा याद रखना। देखो यहां से कंफ्यूजन आएगा, ये कितनी पाई जाती है, ये पाई जाती है 0.04%। 0.04% पाई जाती है, ठीक है ना। तो ये याद रखना। फिर जब इधर मैं मर्दा वाले पोर्शन में बताऊंगा ना, मर्दा वाले पोर्शन से बहुत ज्यादा आता है। और आपको नियोन भी याद करनी है कि नियोन कितनी पाई जाती है भाई, नियोन पाई जाती है 0.001% है, ठीक है। फैक्ट बेस्ड डाटा है, आपको अच्छी तरीके से याद करना है। इधर इतना ट्विस्ट नहीं है जितना इधर इस मर्दा में आएगा, क्योंकि मर्दा से बहुत ज्यादा पूछा जाएगा। और फिर मैं आपसे मर्दा से अभी घुमा फिरा के पर्सन भी पूछूंगा जिस तरीके से आपके एग्जाम में आएंगे। तो अगर हम छोटा सा रिवीजन ले ले कि नाइट्रोजन की मात्रा वायुमंडल में कितनी है सर 78% है। ऑक्सीजन की मात्रा पूछी जाए सर 21% है। अगर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा पूछी जाए ये वायुमंडल में एक्चुअली आपको याद रखनी है कितनी पाई जाती है 0.04%, या इसमें एक वैल्यू और फुटअप करके दे देता है वो, तो यहां से इसको क्या लिख देता है वो 0.03%। ये वाली वैल्यू भी आप याद रखोगे। कभी तो वो 0.03% के प्रतिशत को ऑप्शन में डालता है और कभी 0.04% को वो ऑप्शन में डालता है। तो दोनों में से जो ऑप्शन में आएगा वायुमंडल में, बता रहा हूं अभी मर्दा की बात नहीं हुई है, इसलिए ये टेबल बनाई है कि आप दोनों में कंपैरिजन करके तुलना करके वो आंसर यहां से ले लो जो आपके एग्जाम में बिल्कुल सटीक यहां से आने वाले हैं, ठीक है। तो इसमें कितनी आएगी, या तो 0.03% आएगी या 0.04% आएगी। और नियोन की मात्रा कितनी पाई जाती है भाई, नियोन की मात्रा ये लिखी हुई है कितनी पाई जाती है 0.001% है। इधर का एक साइड का हमने काम इसे फिनिश कर लिया। ओके अब चलते हैं आगे।
आगे चलते हैं मर्दा, जहां से सबसे ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं भाई, ये एग्जैक्ट आएगा, बिल्कुल पॉइंटों में याद करना है आपको। देखो अगर मैं बोलूं कि नाइट्रोजन की मात्रा अगर वायुमंडल में पूछेगा 78% है, लेकिन अगर पूछे कि नाइट्रोजन गैस की मात्रा मर्दा के अंदर कितनी पाई जाती है, तो मर्दा के अंदर कितनी पाई जाती है 79.2%। 79.2% इसमें ये मात्रा पाई जाती है। आपको एग्जैक्ट याद करना है, बिल्कुल पॉइंटों में भी याद करना है, पॉइंटों में भी आपको ये देखने को मिलेगा। बहुत बार ये जो क्वेश्चन आया है तो ये पॉइंटों के साथ में भी आया है। आप ऐसे नहीं कर सकते कि 79% को आप याद कर सकते हो, वैसे याद कर सकते हो, लेकिन एक कोने में माइंड के ये भी बैठा लेना कि 79.2% ये मात्रा मृदा में पाई जाती है। किसकी? नाइट्रोजन गैस की। वही वायुमंडल में कितनी पाई जाती है? 78% है। अब चलते आगे ऑक्सीजन की ओर। ऑक्सीजन वायुमंडल में तो 21% पाई गई, लेकिन अगर मैं बोलूं कि मृदा में कितनी पाई जाती है भाई, जो मृदा के अंदर गैस होती है ना, यानी मृदा के अंदर जो गैसों का आदान प्रदान होता है कि 25% में गैस होती है ना, तो उसमें वायु भरी होती है, तो उसमें जो ऑक्सीजन होगी वो कितनी होगी? वो 20% होगी। 20.6% के समथिंग वो मृदा के अंदर पाई जाती है। तो दोनों वैल्यू आपको याद करनी है कि नाइट्रोजन वायुमंडल में कितनी पाई जाती है? 78% है सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वहीं अगर नाइट्रोजन की मात्रा मृदा के अंदर पूछ ली जाए तो 79.2% इसमें पाई जाती है। अगर ऑक्सीजन की मात्रा वायुमंडल में पूछी जाएगी तो 21% पाई जाती है। वहीं मृदा में अगर पूछी जाए, जो मृदा के अंदर रंध्र होते हैं उनके अंदर जो ऑक्सीजन मिलती है वो 20.6% के समथिंग आपको मिलेगी। दोनों वैल्यू को आपको याद करना है। फिर यहां से देख लिए, अब एक प्रश्न यहां से क्या बनता है, निम्नलिखित में से कौन सी वो गैस है जो मृदा के अंदर नहीं पाई जाती? आपके सामने ही लिखी हुई है। क्या कौन सी गैस के सामने मृदा वाली कॉलम में डैश किया हुआ है? अभी आप आंसर लिख दीजिए कि कौन सी गैस को इसमें मृदा वाले कॉलम में क्या किया हुआ है भाई, इसके सामने डैश किया हुआ है। तो कौन सी वो गैस है जो मृदा के अंदर नहीं पाई जाती? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन या कार्बन डाइऑक्साइड है। तो कौन सी गैस हो गई इनमें से? तो बच्चों कौन सी गैस हो गई? वो हो गई आर्गन। तो आर्गन मृदा के अंदर नहीं पाई जाती। ये वाला प्रश्न आप बिल्कुल बहुत अच्छी तरीके से याद करोगे, ठीक है। ये वाला प्रश्न आप बिल्कुल बहुत अच्छी तरीके से इसमें याद करोगे, ठीक है। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब यहां से देखो, सबसे ज्यादा जो आपको कंफ्यूजन में डालेगा ना एग्जामिनर, वो वायुमंडल और मृदा में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा के समीप ही डालेगा। कैसे? कि कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा यहां देखिए, पॉइंटों का खेल है बस। अगर जो पॉइंटों का खेल पकड़ गया, वो आगे आने वाला एक पर्सन है उसका आंसर दे देगा, ठीक है ना, वो उसका आंसर कर देगा। अब यहां पर अगर मैं बोलूं कि वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी पाई जाती है, सर आपने दो बताया, या तो ऑप्शन में 0.03% आएगा या ऑप्शन में 0.04% आएगा। सर हम ये जान गए कि ये दो अगर ऑप्शन आ गए तो हम इन्हें बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे, इनको राइट आंसर टिक करके आगे निकल जाएंगे। वहीं अगर अब हम देखें कि अगर वायुमंडल की अपेक्षा ना बोलकर कि मृदा में पूछे कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी पाई जाती है, तो एग्जैक्ट वैल्यू आपको याद करनी पड़ेगी। तो वो कितनी है? 0.25 से 0.3% पाई जाती है। देखिए अंतर आ गया ना, कि यहां पर क्या है, 0.04% की बात की जाए या 0.03% की बात की जाए तो वो वायुमंडल में है, लेकिन 0 पॉइंट के बाद में फिर कोई जीरो नहीं है। 0.25 से 0.3% कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा किसमें पाई जाती है? मृदा में पाई जाती है। तो ये वाला आपको प्रश्न याद करना है, ठीक है। अब आप बोलोगे सर नियोन भी तो दे रखा है ना मृदा में, ये ऐसा नहीं है, मैंने नियोन नहीं लिखा उसमें, ठीक है ना। तो आगे समझने की बात है कि बस आर्गन ही है वो मृदा के अंदर जो गैस नहीं पाई जाती। इस टेबल से तो यही प्रश्न आने वाले हैं, ठीक है, इस टेबल से यही प्रश्न आने वाले हैं। क्योंकि रिवीजन दिला दूंगा, नाइट्रोजन वायुमंडल में पूछेगा 78% है, नाइट्रोजन अगर मृदा में पूछेगा 79.2% है, ऑक्सीजन अगर वायुमंडल में पूछेगा तो 21% है, अगर वही ऑक्सीजन मृदा के अंदर पूछेगा तो 20.6% है। आर्गन की बात करी जाए तो 0.93 वायुमंडल में पाई जाती है। अगर मृदा की बात की जाए, सर कुछ नहीं पाया जाता, मृदा के अंदर आर्गन नहीं पाई जाती। ये वाला आपको आंसर याद करना है। कार्बन डाइऑक्साइड की अगर मात्रा की बात करेंगे, सर फिर आपने दो ऑप्शन बताए थे हमें कि या तो 0.3% आएगा या 0.04% आएगा। अगर वही मृदा के अंदर पूछ ली जाए तो 0.25 से
0.3% आएगा। ये कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बच्चों थोड़ा याद रखना, अभी लास्ट एकदम जस्ट इस स्लाइड्स के बाद में ही क्या आने वाला है, जस्ट इस स्लाइड्स के बाद में ही ये प्रश्न आने वाला है जो मैं पूछूंगा वहां से, ठीक है ना। तो इसको याद करना है। अब एक मैं यहां से प्रश्न लिख दूं, देखो इसको मैं इंटरेस्टिंग वे में पढ़ाऊंगा तो इसलिए प्रश्न लिख रहा हूं यहां पर, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि ये आपको ऐसे लगे कि ये ऑनलाइन क्लास है। मैं ऐसा पढ़ाऊंगा ना कि आपको ऐसा लगेगा कि ये ऑफलाइन ही क्लास है, ठीक है। अब देखो एक प्रश्न यहां से कैसा आएगा घुमा फिरा के, निम्नलिखित में से मृदा के बारे में, निम्नलिखित में से मृदा के बारे में कौन सा कथन सत्य है। नाइट्रोजन को पकड़ लेगा वो, ऐसे ऐसे आपको ऑप्शन देगा। क्या वायुमंडल की अपेक्षा मृदा में नाइट्रोजन की मात्रा कम पाई जाती है, ए ऑप्शन हो गया। बी ऑप्शन पे देगा नाइट्रोजन की मात्रा वायुमंडल से मृदा में अधिक पाई जाती है, बी ऑप्शन पे आएगा। सी ऑप्शन पे आएगा कि दोनों में नाइट्रोजन का आयतन समान रहता है, और डी पे आएगा इनमें से कोई नहीं है। तो इस प्रकार के प्रश्न भी आपके सामने रख सकता है। तो उत्तर आपके सामने है। अगर यह पूछे कि नाइट्रोजन के संदर्भ में वायुमंडल और मृदा के बारे में कौन सा कथन सत्य है, तो सत्य वही वाला ऑप्शन होगा जिसमें एक चीज मेंशन की होगी कि वायुमंडल की अपेक्षा मृदा में नाइट्रोजन की मात्रा क्या है भाई, अधिक पाई जाती है। तो ये वाला आपको आंसर इस तरीके से टिक करते हुए चलना है। वैसे ही ये पूछेगा कि वायुमंडल की अपेक्षा मृदा में ऑक्सीजन की मात्रा पाई जाती है, कम, मध्यम, अधिक या इनमें से कोई नहीं, तो आपके सामने कम ऑक्सीजन पाई जाती है। बाकी ये दोनों वैल्यू आप एग्जैक्ट याद रखोगे, क्योंकि ये एग्जैक्ट वैल्यू के साथ में भी पेपर में आती है, ठीक है। अब आगे चलते हैं। अब देखिए जो मैं प्रश्न आपसे पूछने वाला था अभी, अब यहां पर मैं उसका सवाल का जवाब मांगूंगा और यहां आपको देना है। मैं 10 सेकंड यहां पर वेट करूंगा, क्योंकि जो मैं लाइव यहां से पॉडकास्ट कर रहा हूं ना, पॉडकास्ट कर रहा हूं नहीं है, तो ये आपके पास में लेट 10 सेकंड पहुंचेगा। तो यहां पर देखो एक चीज लिखी हुई है, क्या लिखी हुई है बच्चों, यहां पर लिखा हुआ है कि वायुमंडल की तुलना में कार्बन डाइऑक्साइड, देखो इसमें 2 छूटा हुआ है, CO2 है, ये हम लिख देंगे। CO2 का स्तर, स्तर का मतलब है लेवल, मृदा से, यानी मृदा में क्या होता है 8 से 10 गुना अधिक होता है। ये वाली लाइन समझ में आई? नहीं आई होगी सर। क्यों ये ऐसे नहीं आई? क्यों सर ये ऐसे किताबी भाषा लिखी हुई है, हमें सीधी सीधी किताबी भाषा नहीं आती, तो किताबी भाषा से हटना है। हम अभी क्लैरिटी में दे देते हैं कि ये क्या बोलना चाह रहा है। अभी जो पीछे आप आंकड़ा पढ़ गया है ना, जो डाटा पढ़ गया हो कि वायुमंडल में कितनी पाई गई भाई, ये CO2 कितनी पाई गई, 0.03% से 0.04% पाई जाती है। ये हो गई किसी में सर, ये हो गई सर आपकी उसमें वायुमंडल में। अगर मैं वही बात करूं, ये इसमें मृदा की बात करूं तो 0.25 से 0.3% ये हो गई, ठीक है ना। ये आपके उसमें पाई गई है। अब यहां से एक प्रश्न है, क्या अब आपके सामने लिखा हुआ है कि ये लाइन साफ साफ बोल रही है कि जो वो वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा पाई गई है ना, और जो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा मृदा के अंदर पाई गई है, तो मृदा में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा वायुमंडल की अपेक्षा 8 से 10 गुना अधिक पाई जाती है। यही वाली लाइन इसमें बोली गई है। आप देख लीजिए ये क्या बोलना चाह रहा है। यहां पर देखिए 0.03%, या यहां पर क्या दिया इसने, या यहां पर दिया 0.04%, और यहां पर क्या है 0.25 से 0.3% की बात कर रहा है। तो इसका मतलब ये क्या बोलना चाह रहा है भाई, ये बोलना चाह रहा है कि साफ साफ है कि 8 से 10 गुना अधिक मात्रा में नाइट्रोजन किसमें पाई जाती है, मृदा में पाई जाती है। प्रश्न ऐसे बनेगा, वायुमंडल की अपेक्षा मृदा में नाइट्रोजन की मात्रा पाई जाती है 10 गुना अधिक, 15 गुना अधिक, 20 गुना अधिक या 30 गुना अधिक। तो राइट आंसर क्या चल जाएगा, 10 गुना अधिक इसमें चला जाएगा। अगर वहीं पूछे, अगर वहां पर पूछे कि निम्नलिखित में से वायुमंडल की तुलना में मृदा में नाइट्रोजन की मात्रा, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा पाई जाती है 8 गुना अधिक, 16 गुना अधिक, 24 गुना अधिक या 32 गुना अधिक, तो फिर आपको राइट आंसर क्या टिक करना पड़ेगा, फिर आपको 8 को आंसर मानना पड़ेगा, क्योंकि दोनों ही चीजें रखी है। क्योंकि 8 से 10 गुना अधिक मात्रा ये पाई जाती है मृदा के अंदर। जब आप पीछे इसको अच्छी तरीके से डाटा को पढ़ोगे ना, और मैथ का थोड़ा फंडा होगा, तो आपको पता चल जाएगा कि डायरेक्ट ही 10 गुना हो रहा है, 8 से 10 गुना हो रहा है, ठीक है। ये वाला इसमें बोला गया है। अब आगे पढ़ते हैं। अब आगे बताता हूं कि ये क्या लिखा हुआ है आगे इसमें, सिंपल वे में समझाता हूं आज इसको, ठीक है। ये देखो दूसरा जो इसमें ये
इस स्लाइड्स पे दे रखा है। ये क्या है भाई, सौर स्थिरांक, जिसे सोलर कांस्टेंट कहा गया इंग्लिश में। ठीक है, ये होता क्या है सर, ये बता दीजिए, ये होता क्या है। देखो मैं बताता हूँ इसमें क्या लिखा हुआ है, पहले ये पढ़ते हैं। इसमें लिखा हुआ है कि वायुमंडल की जो बाहरी सीमा है वो जो 1 वर्ग सेंटीमीटर, यानी 1 वर्ग सेंटीमीटर को इसने क्या किया भाई, इसने टारगेट पॉइंट ले लिया कि 1 वर्ग सेंटीमीटर है। जैसे मैं बैठा हूं, मेरे पूरे बॉडी का अगर मैं बोलूं कि यहां पर केवल माथे पर ही मुझे 1 वर्ग सेंटीमीटर की जगह चाहिए, इस पर जितना कैमरे का प्रकाश या जितना भी लाइट का प्रकाश पड़ रहा है उसकी अपेक्षा से तुलना करनी पड़ेगी। अब इसको सिंपल वे में मैं बताना चाहूंगा कि वायुमंडल की अपेक्षा बाहरी सीमा पर 1 वर्ग सेंटीमीटर के सतह क्षेत्र पर 1 मिनट में, ये क्या लिखा हुआ है बच्चों, ये कहाँ गया है, 1 मिनट में गिरने वाली सौर विकिरण, विकिरण क्या होती है, ऊर्जा की मात्रा सौर स्थिरांक कहलाती है। देखो ये समझ में नहीं आया होगा, क्यों नहीं आया होगा, ये एग्जैक्ट किताबी लैंग्वेज है, और एग्जैक्ट किताबी लैंग्वेज अगर सर आप लाओगे तो समझ में नहीं आने वाला। इसको मैं बिल्कुल आसान भाषा में समझा देता हूं। देखो जैसे सूर्य है, यहां पर समझते हैं, ये सूर्य है भाई, और यहां पर एक ये पृथ्वी है। अब ये देखो, ये पता है आपको कि सूर्य बड़ा है, पृथ्वी छोटी है। अब इतनी तो इस मामले में नॉलेज हमें भी नहीं है, लेकिन जो समझाने का पॉइंट है उस पर ध्यान देना। ठीक है, ये जो सूर्य है भाई, यहां से सूर्य से जितनी ऊर्जा है वो इस पृथ्वी पर आएगी, वो इस पृथ्वी पर आती है। ठीक है, तो ये पृथ्वी के बाहर जो वायुमंडल का एक आवरण है, तो सूर्य से जितनी ऊर्जा 1 मिनट में जो वायुमंडल की बाहरी सतह है ना, उसके 1 वर्ग सेंटीमीटर पर 1 मिनट में जितनी ऊर्जा आ रही है ना पृथ्वी पर, उसको क्या बोला जाता है, सौर स्थिरांक उसको बोला जाता है। अगर सिंपल वे में ही पूछा जाए और की पॉइंट देखा जाए तो ये वाला की पॉइंट आपको मिलेगा पेपर में कि 1 मिनट में 1 वर्ग सेंटीमीटर क्षेत्र पर जितनी ऊर्जा पृथ्वी पर आती है उसको सौर स्थिरांक बोला जाता है। ये आपको याद करना है। ठीक है, अभी सौर स्थिरांक से क्या पूछा जाता है, सोलर कांस्टेंट से क्या पूछा गया है, हमेशा इसका पूछा जाता है मान, यानी वैल्यू। ये लिखा हुआ है यहाँ पर, देखो यहाँ पर पूछा गया कि सौर स्थिरांक का मान क्या होता है। किताब में सिर्फ केवल ये लिखा हुआ होगा, ये वाला 1.94%, सॉरी किलो, ये कैलोरी पर सेंटीमीटर पर मिनट में। ठीक है, ये वाला आपको याद करना है, ये मान ही पेपर में हमेशा पूछा जाता है। पता है क्यों मैंने इसके आगे भी एक चीज को लिख रखी है, इसको 2 बना दिया। क्यों बना दिया, क्योंकि ये मान है 1.94 ये कैलोरी पर सेंटीमीटर पर मिनट। ठीक है ना, ये इसमें दिया है, तो देख लीजिए 1.9 है, ये नहीं है 2 के अप्रोक्स बैठ रहा है। तो कभी तो ये पॉइंटों में पूछ लेगा आपसे, तो कभी ऐसा पूछेगा कि निम्नलिखित में से सौर स्थिरांक का मान होता है 2 कैलोरी पर सेंटीमीटर पर मिनट, 4, 6 या 8, तो फिर आपको 2 राइट आंसर मानना पड़ेगा। और अगर उसने पॉइंटों में पूछ लिया तो फिर 1.94 कैलोरी पर सेंटीमीटर पर मिनट का तो आपको इसमें दे रखा है। ठीक है, ये वाला आपको याद करना पड़ेगा। अब इससे नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखा हुआ है, अब यहां पर देखते हैं भाई, जो सौर विकिरण है ना, देखो विकिरण को हमने यहां पर भी इसे एक मात्रा में ऊर्जा भी लिखा है, यहां पर भी लिखा है ऊर्जा, यानी सौर विकिरण को जो विद्युत चुंबकीय तरंगों या कणों के रूप में प्राप्त किया जाता है उसी को क्या बोला गया, उसी को बोला गया क्वांटा फोटोन। अब इसको सिंपल वे में समझा देता हूं, यानी जितनी जो ऊर्जा है ना पृथ्वी पर आ रही है और उसको पृथ्वी पर आने के लिए हम किस रूप में प्राप्त कर रहे हैं, उसको प्राप्त कर रहे हैं विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में प्राप्त करते हैं। और अगर हमने इन किरणों को विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में प्राप्त कर लिया तो उसको क्वांटा फोटोन कहा जाता है। बस ये वाली बात आपको याद रखनी है। ठीक है ना, मैग्नेटिक वेव के रूप में इसको प्राप्त किया जाता है। ठीक है, ये याद करना है आपको। अब एक और की पॉइंट यहां दिया हुआ है भाई, इसका ईट पर लिखा हुआ है कि प्रति इकाई समय में किसी विशेष क्षेत्र पर प्राप्त ऊर्जा को क्या बोला गया, रेडिएंट फ्लक्स बोला गया, रेडिएंट फ्लक्स बोला गया। वैसे इतनी काम की बात नहीं है, लेकिन फिर भी अपने दिमाग में एक साइड में कहीं पर रख लेना कि अगर जो भी प्रति इकाई क्षेत्र समय में या किसी विशेष क्षेत्र में जितनी भी ऊर्जा प्राप्त हो रही है उसको रेडिएंट फ्लक्स भी बोला जाता है। ठीक है, की पॉइंट 3 यहां से क्या निकलेंगे, एक तो सौर स्थिरांक की परिभाषा, ठीक है, डेफिनेशन क्या होती है कि सूर्य से जितनी भी ऊर्जा पृथ्वी पर 1 वर्ग सेंटीमीटर के क्षेत्र पर गिरने वाली 1 मिनट में जितनी भी ऊर्जा है उसको सौर स्थिरांक बोला गया। मेन की पॉइंट है यहां से इसका मान कितना होता है, 1.94 कैलोरी पर सेंटीमीटर पर मिनट के रूप में होता है, या 2 के समय आपको रखेगा।
क्वांटा फोटोन क्या होता है? जो ये ऊर्जा पृथ्वी पर आई है, अगर आपने विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में प्राप्त कर ली तो उसको क्या बोला गया? क्वांटा फोटोन बोला गया। ठीक है, ये वाली है इसमें से। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। ओके, समझ में आया ना? ओके, देखो आगे क्या है, अभी हम सौर विकिरण पढ़ के आए हैं, ठीक है ना। सोलर कांस्टेंट हम पढ़ गया है। वो बोला गया कि पृथ्वी पर जितनी भी ऊर्जा 1 मिनट में 1 वर्ग सेंटीमीटर पर आती है उसी को ही हम क्या बोला गया? सौर स्थिरांक बोला गया। ठीक है, अब आगे मैं ये पढ़ाने वाला हूं कि इसके रूप भी है, सौर विकिरण के रूप, यानी फॉर्म्स ऑफ सोलर रेडिएशन, फॉर्म्स ऑफ सोलर रेडिएशन। अब यहां से पढ़ दिया है। देखो अब मैंने जो चीज आपको शुरू में पढ़ाए थे ना, उपकरण, अब उनका यहां पर बहुत इस्तेमाल होगा। अगर किसी ने रिवीजन दिया होगा ना तो इनके डेफिनेशन को आसान भाषा में समझ में आ जाएगी। ठीक है, अब देखिए पहले वाला जो इसमें सौर विकिरण का रूप दे रखा है वो क्या दे रखा है बच्चों? प्रत्यक्ष सौर विकिरण। ये मैं पीछे भी एक उपकरण के द्वारा पढ़ा के आया हूं कि ये किससे ज्ञात किया जाता है, वो उपकरण आपको याद करना है। इंग्लिश में उसको बोला गया डायरेक्ट सोलर रेडिएशन। अब ये क्या होता है? ये मैंने तब भी बोला, ये क्या होता है? देखो आगे इसके क्या लिखा हुआ है, ये पढ़ लेते हैं कि सूर्य से पृथ्वी की सतह पर सीधे प्राप्त होने वाली किरणें, यानी सीधे प्राप्त होने वाली किरणें को क्या बोला गया? प्रत्यक्ष सौर विकिरण बोला गया। सर अब ये सीधे का मतलब क्या हो गया? ये प्रत्यक्ष का मतलब क्या हो गया? ये समझा दीजिए, इसको मैं बताना चाहता हूं। देखो माना कि जितना 100% सूर्य से प्रकाश आया और वो 100 का 100% डायरेक्ट आपके पृथ्वी पर आ गया, डायरेक्ट आपकी पृथ्वी पर आ गया, ना तो इधर उधर टकराकर किसी और दिशा में भागा, वो डायरेक्ट 100 का 100% अगर पृथ्वी पर आया तो उसको क्या बोला गया? प्रत्यक्ष सौर विकिरण है। कि जिस रूप से सूर्य से निकला उसी रूप पर ये क्या है? पृथ्वी पर पहुंच गया। जिस रूप से ये पृथ्वी से निकला उसी रूप में ये जिस रूप से ये सूर्य से निकला उसी रूप में ये पृथ्वी पर पहुंच गया, सीधे पहुंचा है, तो उसको प्रत्यक्ष सौर विकिरण बोलते हैं। अभी अगर डेफिनेशन समझ में नहीं आएगी तो इससे अगले वाली में एकदम डेफिनेशन समझ में आ जाएगी। देखो इसमें क्या लिखा हुआ है, मैंने सभी वो इसमें बिंदु लिख रखे है जिस तरीके से पेपर में आते हैं। देखो क्या बोला गया, इसको एक ये लिखा हुआ है स्काई विकिरण, फिर इसी को ही क्या बोला गया? आकाशीय विकिरण। इंग्लिश में इसको क्या बोला गया? डिफ्यूज्ड रेडिएशन। ठीक है, तीनों लैंग्वेज को आपको याद करना है, तीनों ही टर्म को आपको याद करना है। इसमें देखो क्या लिखा हुआ है, इसमें बोला गया, देखो ये वाली डेफिनेशन एकदम समझ में नहीं आएगी, थोड़ा सा अपने माइंड पर फोर्स लगाना तब समझ में आएगी। कुछ मैं आपको अच्छी तरीके से इसमें हिंट दूंगा। अब देखो इसमें क्या लिखा हुआ है, निलंबित कणों के द्वारा बिखरे हुए विकिरणों का पृथ्वी की सतह पर पहुंचना आकाशीय विकिरण कहलाता है। सर ये तो फिर उलझन वाली बात होगी, अभी तो पहले ही समझ में नहीं आया था कि प्रत्यक्ष सौर विकिरण क्या है, अब आपने फिर ऐसी डेफिनेशन हमें बता दी, ये तो बिल्कुल ही पल्ले नहीं पड़ रही है। अब मैं इसको आपको आसान भाषा में समझाना चाहता हूँ, क्योंकि मेरा जो एक इसमें फोकस रहता है ना, आपको किताबी भाषा से बिल्कुल अलग ले जाना, क्योंकि किताबी भाषा ना तो पेपर में आती है और ना अच्छी तरीके से नंबर देके जाती है। अब इसमें क्या बोला गया दोनों में, अब मैंने दोनों की डेफिनेशन बता दी, अब दोनों की अच्छी तरीके से कंपैरिजन करके बताता हूँ। ये जो यहाँ पर भाई सूर्य है, इससे प्रकाश जो निकला और ये हमारी पृथ्वी है, यहां से जो निकलकर प्रकाश आ रहा था, जो डायरेक्ट अगर प्रकाश आया वो इधर उधर कहीं नहीं टकराया, तो इसको बोला गया कि सूर्य से जो सीधा प्रकाश है केवल पृथ्वी पर गया, कि अगर 50% सूर्य से प्रकाश आया और वो डायरेक्ट ही हमारी पृथ्वी पर आ गया तो इसका मतलब है प्रत्यक्ष सौर विकिरण है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपने देखा होगा कि ये सूर्य है भाई, यहाँ पर ये सूर्य है और ये हमारी पृथ्वी है, और ये यहाँ आपने देखा होगा बीच बीच में बादल होते हैं भाई, बीच बीच में बादल होते हैं, बीच बीच में धूल मिट्टी के कण होते हैं, ठीक है ना। ये विभिन्न प्रकार के उसमें तत्व मिलते हैं। तो जैसे ही सूर्य से प्रकाश आया, जैसे यहाँ से सूर्य से प्रकाश निकला तो इसको आना था डायरेक्ट पृथ्वी पर, बीच में बादल के कण मिल गए या बीच में क्या हुआ, धूल के कण मिल गए, तो ये पृथ्वी की सतह पर माना कि इसको यहाँ पर आना था, ये यहाँ बादल के कणों से टकराकर इस साइड आ गया, फिर ये धूल के कणों से टकराकर इस साइड आ गया और कुछ प्रकाश हमारी पृथ्वी पर पहुंच गया। यानी 50% अगर प्रकाश सूर्य ने रिलीज किया तो उसमें से क्या हुआ कि 25% तो यहां पर आकर टकराकर इधर उधर भाग गया,
और केवल 20 से 25% ही हमारी पृथ्वी पर आ गया। यही बात स्काई विकिरण बोलना चाह रहा है और यही आकाशीय विकिरण बोल रहा है। देखो इसमें क्या बोला है, ये निलंबित जो कण बोला है ना, इसमें निलंबित कणों का मतलब ही है क्या है, जो निलंबित कण है ना, धूल मिट्टी या आकाश के कण होते हैं, इनको निलंबित कण बोला गया। के द्वारा आप समझना, देखो इसने बोला बिखरे हुए विकिरण, यानी जो ऊर्जा है ना कि वो बिखर कर आ रही है, इधर उधर से आ रही है, पृथ्वी की सतह पर पहुंचना। यानी इसका मतलब है कि प्रत्येक से सौर विकिरण में क्या कर रहा है भाई, प्रत्येक सौर विकिरण तो डायरेक्ट सूर्य से निकला और पृथ्वी पर आ गया, डायरेक्ट सूर्य से निकला और पृथ्वी पर आ गया, लेकिन एक ही जगह आया। लेकिन ये जो पृथ्वी है ना, यहां से क्या हुआ कि 25% तो पृथ्वी के यहाँ पर आया, बिल्कुल सेंटर में आ गया प्रकाश, और 25-30% प्रकाश इधर धूल के कण, बादल के कणों से टकराकर इधर उधर पृथ्वी की दिशा में भाग गया। तो वो पृथ्वी पर जो प्रकाश आया ना, वो बिल्कुल प्रत्यक्ष रूप से नहीं आया, डायरेक्ट नहीं आया, कुछ प्रकाश प्रत्यक्ष रूप से आया और कुछ प्रकाश क्या हुआ, बिखर कर आया। कि आना तो उसको एक जगह, लेकिन वो धूल मिट्टी के कणों के साथ टकराकर या बादल के कणों के साथ टकराकर वो बिखर कर स्कैटरिंग होकर वो हमारी पृथ्वी पर आया। उसी को ही क्या बोला गया, आकाशीय विकिरण है। अब दोनों को मैं बिल्कुल कंक्लूजन यानी कंक्लूड कर दूंगा, निष्कर्ष इसका निकाल दूंगा कि अब आपको इसमें से कौन सा की पॉइंट पकड़ना है। देखो पेपर में जब भी आएगा कि सूर्य से पृथ्वी की सतह पर सीधे प्रकाश आया, डायरेक्ट प्रकाश आया, तो आपको प्रत्यक्ष सौर विकिरण लगा देना। और जब ये बोले कि निलंबित कण, यानी यहां पर देखो कि बिखरे हुए विकिरण, यानी विकिरण को आपको क्या मानना है, या तो प्रकाश मानना है, बिखरे हुए विकिरण को या तो प्रकाश मानना है या ऊर्जा मानना है। यानी अगर कोई भी प्रकाश पृथ्वी पर बिखर कर स्कैटरिंग होकर आ रहा है, कि उसको आना था पृथ्वी के मिड सेंटर में, मध्य वाले भाग में आना था, लेकिन वो धूल मिट्टी के कणों के साथ में टकराकर पृथ्वी पर बिखर कर आया। क्योंकि किरणें जो किरणें पृथ्वी पर जाने वाली थी ना, बीच में जो किरणों के जो धूल मिट्टी के कण आ गए या बादल के कण आ गए, उनसे टकराया और प्रकाश उधर से अपनी दिशा बदलकर दूसरी दिशा की ओर पृथ्वी पर जा लिया। तो यही इसमें बात बोली गई है। क्या समझ में आया? समझ में आया? अब बताइए समझ में आया हो तो। समझ में आया बच्चों? समझ में आया? समझ में आया हो तो ऐसे लिखिए। बच्चों अगर समझ में आया हो तो ऐसे लिखिए, क्योंकि दो ही मेन चीज का इसमें ध्यान रखना है। प्रकाश सूर्य से निकला, सीधा पृथ्वी पर आ गया, प्रत्यक्ष प्रकाश है। प्रकाश अगर बिखरे हुए रूप में आ रहा है तो उसको स्काई विकिरण या आकाशीय विकिरण बोला जाता है। या सर पप्पू ठीक है? ओके ओके ओके, क्या दो ही लोगों की समझ में आया? तो ओके ओके ठीक है बेटा, ठीक है। अब देखो, अब यहां पर एक चीज और लिखी है बेटा, पूछेगा, चलो इसको तो मैं आगे समझा दूंगा, चलो यहीं समझा देता हूं। देखो इसमें पूछेगा निम्नलिखित में से प्रत्यक्ष सौर विकिरण की मात्रा कितनी होती है, मान क्या होता है, तो 42% होता है। ठीक है, डायरेक्ट जितना भी पृथ्वी पर प्रकाश आता है, डायरेक्ट वो 42% आता है, और जो बिखर कर इधर उधर स्कैटरिंग होकर जो प्रकाश पृथ्वी पर आता है वो क्या होता है भाई, वो 65% आता है। दोनों वैल्यू याद रखना, ठीक है, दोनों वैल्यू आप याद रखोगे। ठीक है, अब आगे देखो क्या दे रखा है इसमें, एक दे रखा है रिफ्लेक्टिव। अब इसको देखो हिंदी में मत पूछना, हिंदी में इसमें नहीं आएगा ये। ठीक है, इसमें दे रखा है रिफ्लेक्टिव, यानी रिफ्लेक्टिव रेडिएशन क्या होता है। अब ये बात मान लीजिए कि दो तो मैंने बहुत अच्छी तरीके से समझा दिया है, अब इसको अलग तरीके से बोलते हैं। और क्या कहता है ये, देखो ये वह सौर विकिरण है जो पृथ्वी की सतह से टकरा कर, यहां से ध्यान रखना, यहां से ट्विस्ट आएगा, थोड़ा सा ध्यान देना, कि वह सौर विकिरण है जो पृथ्वी की सतह पर आया और टकरा कर बिना किसी परिवर्तन के, ये वाला की पॉइंट याद रखना, बिना किसी परिवर्तन के वापस लौट गया, बिना किसी परिवर्तन के वापस लौट गया। यानी वो क्या हो गया, वापस चला गया। जैसे कि माना कि यहां से माना 50% सूर्य से जो है विकिरण आया, और ये जो पृथ्वी की सतह है, ये यहां पर टकरा कर वापस इतनी फॉर्म में वापस लौट गया। तो बस कोई चेंज नहीं हुआ। जब भी हम बोले कि पृथ्वी की सतह से टकराया बिना चेंज का, विदाउट एनी चेंज, ठीक है ना,
विदाउट एनी चेंज आउट गोइंग हो गया यानी वापिस चला गया, तो उसको क्या बोला गया, रिफ्लेक्टिव रेडिएशन है। ठीक है, बस ये बात आपको इसमें याद रखनी है, ज्यादा इसमें कुछ समझने वाली बात नहीं है। ओके, अब आगे चलते हैं। एल्बिडो, ये याद रखना, यहां से प्रश्न आते हैं भाई, देखो घुमा फिरा के। एल्बिडो क्या बोलती है, सेम वही बात है, सेम वही बात है, ठीक है ना। ठीक है, ये पहले तो मैं एक चित्र बना देता हूं, फिर यहां से मैं एक छोटा सा, ये क्या है, ये पृथ्वी को बना देता हूं मैं, और ये क्या है, यहां पर मैं लिख देता हूं उसको सूर्य, फिर इसको समझाता हूं अच्छे से। एल्बिडो को पता है क्या बोलता है भाई, ठीक है। एल्बिडो क्या बोलती है कि देखो ध्यान से सुनना, तब आपकी समझ में आएगा कि पृथ्वी की सतह पर, ठीक है भाई, पृथ्वी की सतह पर ये बात चल रही है अभी तक, जो सूर्य का प्रकाश आ रहा है वो पृथ्वी की सतह पर ही आ रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आने वाली किरणें, ठीक है, आ गई भाई, क्या बोला कि पृथ्वी की सतह पर आने वाली किरणें, ठीक है। यानी अब देखना बेटा, मैं इसको चित्र के माध्यम से बताता हूं ना कि ये जो आई है किरणें, ये वाली किरणें ये आ गई है, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, आपतित किरणें, ठीक है, इनकमिंग रेडिएशन, आपतित किरण। ओके, फिर आगे देखो, फिर दूसरी लाइन पढ़ते हैं, तथा के बाद में पढ़ते हैं, पृथ्वी की सतह से टकराकर जाने वाली किरणें, जाने वाली किरणों के बीच का अनुपात एल्बिडो कहलाता है। यानी आई किरणें और फिर यहां से टकराकर वापस गई किरणें, इसको क्या बोलते हैं भाई, परावर्तित किरणें, परावर्तित किरण। ठीक है, अब ये बोला गया, अब इसको देखो अच्छी तरीके से कैसे समझना है कि जो ये यहां से किरणें आई है, ये सूर्य से निकली, ये किरण आ रही है भाई यहां पर, और एक टकराकर पृथ्वी से किरण गई, तो इन दोनों के जहां पर ये मिलेगी कि पृथ्वी से टकराकर वापस गई और ये सूर्य से आने वाली किरणें जहां पर बीच में मिल जाएगी, तो इन दोनों के बीच का जो अनुपात होगा उसी को एल्बिडो बोला जाएगा। ठीक है, की पॉइंट याद रखना है। देखो कितनी सिंपल वे में आता है कि पृथ्वी की सतह पर आने वाली किरणें और टकराकर वापस जाने वाली किरणें जब आपस में मिलेगी तो बीच में कुछ अनुपात बनाएगी कि कितनी फोर्स के साथ में वो टकराई, कितनी उनकी स्पीड थी, तो वो जो बीच का अनुपात मिलेगा उसी को क्या बोला जाता है, एल्बिडो उसको बोला गया। एल्बिडो क्या बोला गया भाई, इसको एल्बिडो बोला गया कि पृथ्वी की सतह पर जो किरणें आई, टकराकर वापस जाने वाली किरणें का बीच का अनुपात एल्बिडो हो गया। ठीक है, ये याद रखना इसमें, बस यही चीज इसमें पूछेगा। अब इसे बोलेगा निम्नलिखित में से एल्बिडो को व्यक्त या ज्ञात किया जाता है, द मेजरमेंट ऑफ एल्बिडो। ठीक है, द मेजरमेंट ऑफ एल्बिडो, तो देगा, देखो ऑप्शन कैसे देगा, सेंटीमीटर स्क्वायर, प्रतिशत, मीटर स्क्वायर या किलोग्राम। ठीक है, ये ए है ऑप्शन, ये बी है, ये सी है और ये डी है। अब आगे बढ़ते हैं, देखो फिर तो आप बता ही दोगे इसका आंसर कि इसे किस में व्यक्त किया जाता है बच्चों, प्रतिशत यानी परसेंटेज में इसको व्यक्त किया जाता है, यानी प्रतिशत में इसको मापा जाता है। ठीक है ना, कि कितनी स्पीड से प्रकाश आया, टकराकर कितनी स्पीड से गया, बीच में एक अनुपात बना, उसी को एल्बिडो बोल दिया। ठीक है, तो ये पूछेगा निम्नलिखित में से एल्बिडो को ज्ञात किया जाता है सेंटीमीटर स्क्वायर में, प्रतिशत में, मीटर स्क्वायर में या किलोग्राम में। तो जब वहां पे लिखा हुआ है तो इसका राइट आंसर बी ही जाने वाला है कि किस में नापते हैं भाई बच्चों, इसको प्रतिशत में व्यक्त किया जाता है। ये प्रश्न बहुत फेमस है, बहुत बार पेपर में आया है। ठीक है, आगे आगे कुछ इनका एल्बिडो का मान भी लिखा हुआ है, वो आपको याद करना है। ठीक है, एल्बिडो का आगे आगे मान भी लिखा हुआ है, वो आपको याद करना है, मैं बताता हूँ इसमें। और फिर इसके एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी बताता चलता हूँ, जो कि एग्जामिनर के मेमोरी बेस्ड पर्सन होते हैं कि किताबों में नहीं होते, लेकिन वो यहां से इसमें आपको पुटअप करके देता है। देखो इसमें जो तीसरा पॉइंट क्या बोलता है कि फसल की सतह तथा मृदा, यहां से प्रश्न आएगा मन के, पूछेगा फसल की सतह तथा मृदा का एल्बिडो कितना होता है। आगे लिखा है बच्चों, ये लिखा हुआ 23 से 30% या 20 से 30% के समथिंग, आप इसको याद कर सकते हो। जब भी आएगा निम्नलिखित में से फसल की सतह, जैसे माना कि आपने गेहूं की फसल उगा रखी है, तो फसल की, जैसे गेहूं की फसल पर जो प्रकाश पड़ेगा और प्रकाश टकराकर वापस जाएगा, उनके बीच में एक एल्बिडो बन जाएगा, यानी बीच के अनुपात को एल्बिडो बोलते हैं। तो उस एल्बिडो का मान कितना होगा, ये देखो ये ज्ञात किया हुआ है, ये डायरेक्ट ज्ञात किया हुआ है, तो इसका मान कितना होता है, फसल की सतह का पूछ ले या मृदा का एल्बिडो पूछ ले तो आएगा कितना, 23 से 30% आ जाएगा। ठीक है, 23 से 30% आ जाएगा। अब पूछेगा ताजा बर्फ, फ्रेश आइस, ठीक है ना, फ्रेश आइस का
एलिबिडो कितना होता है, तो ये कितना होता है बच्चों, ये 75 टू 95% होता है। ये वैल्यू आपको याद करनी है। पानी का एलिबिडो कितना होता है, पानी का एलिबिडो होता है 3 से 10% होता है। यानी अगर पानी के सतह पर प्रकाश पड़ेगा और प्रकाश टकराकर वापस जाएगा तो बीच में जो अनुपात बनेगा और हमें पानी का एलिबिडो निकालना है तो 3 से 10% होता है। ताजा बर्फ यानी फ्रेश आइस का कितना होता है, 75 से 95% होता है। फसल सतह का एलिबिडो कितना होता है भाई, 23 से 30% होता है। ठीक है, अब यहां से एक प्रश्न बताना। पहले जल, बर्फ, फसल, ठीक है, या सभी, ए बी सी डी, ये लिखा हुआ है। रिफ्लेक्टिव रेडिएशन और एल्बिडो दोनों एक बार और समझा दो। ओके, देखो रिफ्लेक्टिव जो रेडिएशन है वो ये बोल रहा है कि जो प्रकाश पृथ्वी पर जिस रूप में आया, रिफ्लेक्टिव रेडिएशन, वो उसी रूप में वापस लौटेगा, कोई उसमें चेंज नहीं होगा। कि माना करो 50% आया ना, तो वो इधर उधर टकराकर कहीं नहीं जाएगा, पृथ्वी के सतह पर आया 50% के रूप में और टकराकर वापस चला गया, किसी प्रकार का कोई चेंज नहीं है। ये वही बात हो गई कि मैंने आपको अगर 50 रुपए दिए और आपने तुरंत मुझे वो 50 रुपए लौटा दिए, तो ना तो मुझे नुकसान हुआ ना आपको नुकसान हुआ और ना कोई इसमें चेंज हुआ। तो इसी को बोला गया रिफ्लेक्टिव रेडिएशन। अब एलिबिडो क्या है, एलिबिडो बोला गया कि जो पृथ्वी पर आ रही है किरणें, पृथ्वी से टकराकर जा रही है किरणें, तो दोनों के बीच में एक अनुपात बनता है। ये बीच वाला अनुपात आपको की पॉइंट में याद करना है कि जो ये की पॉइंट में जो याद कर रहे हो कि जो पृथ्वी से टकराकर वापस जाने वाली और आने वाली किरणों के बीच का जो अनुपात है उसी को एलिबिडो बोला गया। ठीक है, दरअसल ये होता है वो। अब यहां से मैंने एक प्रश्न लिख रखा है, ये प्रश्न मैं ये प्रश्न अब पूछूंगा। ठीक है, ये अब यहां से इसका उत्तर देना है। प्रश्न यहां आप सुन लेना, बहुत अच्छी तरीके से सुनना और उत्तर इनमें से देना है जो आपके सामने ऑप्शन है। निम्नलिखित में से सर्वाधिक एल्बिडो किसका होता है? ए पर है जल, बी पर बर्फ, सी पर फसल और डी पर सभी। जल्दी से राइट आंसर बता दीजिए। सर्वाधिक मात्रा में एल्बिडो किसका होता है? ठीक है, ए पे जल है, बी पे बर्फ और सी पे फसल और डी पे सभी। किसका होता है? जल्दी से आंसर टाइप कीजिए, जल्दी से आंसर टाइप कीजिए। निम्नलिखित में से किसका सर्वाधिक एल्बिडो होता है? जल, बर्फ, फसल या सभी? ठीक है, फ्रेश स्नो। ओके, पप्पू, आर्यन पटेल भी ठीक है। आगे जल्दी 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 आंसर दिया करो बच्चों, जिसकी समझ में जो आया। ठीक है, बी ठीक है, ओके, बर्फ ओके, ओके, ठीक है ठीक है ठीक है, हाँ ओके। अब यही कहीं एक प्रश्न और बता दीजिए बच्चों, निम्नलिखित में से सबसे कम एल्बिडो किसका है? जल, बर्फ या सभी? सभी अब यहां पर नहीं आएगा, सभी को मैं एक लाइन में यहां से हटा देता हूं। अरे यार ये क्या बोला है, चलो सभी की जगह ना आप सभी की जगह आप यहां पर काटकर डी पर कोई नहीं कर लेना, कोई नहीं। ठीक है, तो अब सबसे कम किसका चला जाएगा? वही जल का चला जाएगा। ठीक है ना, यानी जो जल ए पर है वो वही लिखा हुआ मिलेगा। अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, समझ में आ गया ना ये पूरा एल्बिडो? जितने प्रश्न यहां से बनते हैं एग्जाम में मैंने सभी बता दिए, इससे बाहर वाला प्रश्न नहीं जाएगा कोई भी। अगली स्लाइड पे चलते हैं। देखो ये पार है भाई, ये पार हम पढ़ते हैं बहुत अच्छी तरीके से। ठीक है, पार हम पढ़ेंगे बहुत अच्छी तरीके से क्योंकि पार भी पेपर में आता है। देखो पार, सबसे पहले जो प्रश्न बनेगा इस पार से, PAR, इसकी फुल फॉर्म याद होनी चाहिए। तो इसकी फुल फॉर्म क्या है? फोटोसिंथेटिक एक्टिव रेडिएशन। एक्टिव रेडिएशन। अब बोलेंगे सर इसकी हिंदी बता दीजिए, हम तो हिंदी में याद करेंगे। हिंदी में याद करोगे तो नहीं आएगा भाई, हिंदी में याद करोगे तो नहीं आएगा। प्रकाश सक्रिय विकिरण, प्रकाशीय सक्रिय विकिरण। हिंदी में क्या बोला गया इसको? इसको हिंदी में बोला गया प्रकाशीय सक्रिय विकिरण। ओके, ये पेपर में नहीं आएगा, इस प्रकार से नहीं आता। ठीक है, आपको इसमें देगा फोटोसिंथेटिक एक्टिव रेडिएशन। ठीक है ना, हिंदी में देखो ऐसे देगा लिख के, फोटो सिंथेटिक एक्टिव
रेडिएशन, क्या कर रहा है, रेडिएशन इस तरीके से दे देगा। ठीक है, तो आपने हिंदी में दे दिया इस तरीके से करके। तो थोड़ा ध्यान रखना कि पार को क्या, पहले तो इसकी फुल फॉर्म फोटोसिंथेटिक एक्टिव रेडिएशन बोला गया। ठीक है, अब पूछेगा, देखो यह क्या लिखा हुआ है इसमें, यह प्रकाश संश्लेषण में प्रयोग होने वाला सौर विकिरण है। अब प्रश्न आएगा बन के यहां से, निम्नलिखित में से कौन सा विकिरण है, यानी निम्नलिखित में से सौर विकिरण का कौन सा वो रूप है जो प्रकाश संश्लेषण में प्रयोग किया जाता है। प्रत्यक्ष सौर विकिरण, अप्रत्यक्ष सौर विकिरण, स्काई विकिरण या पार यानी फोटोसिंथेटिक एक्टिव रेडिएशन। तो कौन सा जाएगा आंसर बेटा, तो जाएगा पार वाला यानी फोटोसिंथेटिक एक्टिव रेडिएशन। तो जब भी ये पूछा जाए कि प्रकाश संश्लेषण में प्रयोग होने वाला सौर विकिरण कौन सा है जो प्रकाश संश्लेषण में काम करता है, जैसे पेड़ पौधे अपना भोजन बनाते हैं प्रकाश संश्लेषण के द्वारा बनाते हैं, तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जैसे होगी तो कौन सा सौर विकिरण वहां पर काम करेगा, वहां पर करेगा पार, फोटोसिंथेटिक एक्टिव रेडिएशन। ठीक है, अब हरी पत्तियों में ये इसका मान याद रखना है, हरी पत्तियों में पार का मान कितना होता है, सीधा सीधा बस पार का मान याद रखना, पत्ती पुत्ती कुछ नहीं है, 0.4 से 0.7 ये माइक्रोन में है। ठीक है ना, ये माइक्रोन में है। ठीक है, ये माइक्रोन होता है, इस तरीके से लिखा होता है ये माइक्रोन। ठीक है, ऐसा तो आपको याद करना है कितना होता है कि हरी पत्तियों में, या पत्तियां भी आप छोड़ देना, सीधा सीधा पूछेगा निम्नलिखित में से पार यानी फोटोसिंथेटिक एक्टिव रेडिएशन का मान कितना होता है, या सबसे ज्यादा प्रकाश संश्लेषण कौन से मान पर होता है पार के, तो 0.4 से 0.7 माइक्रोन में होता है। ठीक है, अब ये है, अब पूछेगा, देखो ये पार लिखा है, पार को किसमें मापा जाता है, तो क्वांटम सेंसर के द्वारा नापा जाता है। क्वांटम सेंसर को इस तरीके से हिंदी में लिखेगा, क्वांटम सेंसर, क्वांटम सेंसर, क्वांटम सेंसर को इस प्रकार से हिंदी में लिख देगा। तो पूछेगा निम्नलिखित में से क्वांटम सेंसर के द्वारा कौन सा सौर विकिरण मापा जाता है, पार मापा जाता है। या प्रश्न ऐसा बना देगा कि निम्नलिखित में से पार फोटोसिंथेटिक एक्टिव रेडिएशन को किस में मेजरमेंट किया जाता है या किसके द्वारा ज्ञात किया जाता है, तो क्वांटम सेंसर के द्वारा किया जाता है। अब आगे जो ये दे रखा है ना कि डायरेक्ट यानी प्रत्यक्ष सौर विकिरण, ये स्काई विकिरण है, ये ग्लोबल रेडिएशन है। ठीक है ना, यानी ग्लोबल सौर विकिरण है, ये आगे आगे मान दे रखा है। देखो इसका तो मतलब वही हो गया जो मैं बोला कि प्रत्यक्ष सौर विकिरण कितना आता है, यहाँ पर 0.42 है और प्रतिशत में केवल 42 हो जाएगा। यहाँ पर ये स्काई विकिरण कितना है, 0.65 है, तो यहाँ पर ये 65% हो जाएगा। ठीक है, और ये 50% हो जाएगा, अगर प्रतिशत में आ जाएगा तो पॉइंट हट जाएगा। ओके, अब आगे चलते हैं। आइए बच्चों आगे देखो, आगे अब हमने सौर विकिरण पूरा पढ़ लिया। अब सौर विकिरण को पढ़ने के लिए हमें कुछ तापमान भी पढ़ने आया, कि हमने तापमान भी देखा, और तापमान की हमारे पेपर में इतनी जल्दी प्रश्न नहीं आते, लेकिन तापमान को मापने वाले उपकरण जरूर आते हैं। तो मापने वाले उपकरण के बारे में हम पढ़ते हैं। अब मापने वाले तापमान को मापने के उपकरण, इंस्ट्रूमेंट ऑफ मेजरिंग टेम्परेचर, यहां से प्रश्न बनते हैं। जो प्रश्न आपके बनेंगे वो मैं यहां पर रख दूंगा लाकर। ठीक है ना, जो प्रश्न यहां पर बनेंगे मैं आपको मैं बता दूंगा। ओके, अब देखो यहां से क्या होता है। अब यहां पर जो पहला लिखा हुआ है अधिकतम थर्मामीटर, देखो यहां पर हिंदी मीडियम वाले को भी फायदा है और इंग्लिश मीडियम वाले को भी फायदा है, मैंने दोनों लैंग्वेज में लिख रखा है। ठीक है, अब इसको क्या बोला गया, मैक्सिमम थर्मामीटर, क्या बोला गया इसको, मैक्सिमम थर्मामीटर बोला गया, अधिकतम थर्मामीटर है। ठीक है ना, अब यहां से मैं क्यों बोला हूं, 2019 में जब एलईओ का पेपर आया तो यहां से एक प्रश्न पूछा था बहुत अच्छे कंसेप्ट के साथ में, वही मैं आपको बताने वाला हूं। ठीक है, पहले इसको पढ़ता हूं, आपको समझाता हूं, फिर वो प्रश्न बताता हूं। अब देखते हैं अधिकतम थर्मामीटर क्या है। देखो पहले मैं यहां से प्रश्न ही बता देता हूं, पहले इनकी जो स्पेशलिटी है ना, इनका गुण है, उसके आधार पर प्रश्न पूछा जाता है। कैसे, निम्नलिखित में से कौन सा वो थर्मामीटर है जिसमें पारा भरा होता है, निम्नलिखित में से कौन सा वो थर्मामीटर है जिसमें अल्कोहल भरी होती है। ठीक है ना, तो वो आगे के लिखी हुई है। अब इसको पढ़ते हैं, प्रश्न आपकी समझ में आएगा होगा कि अधिकतम थर्मामीटर है तो इसमें क्या है, इस थर्मामीटर में पारा या मरकरी ये भरी होती है भाई।
इस थर्मामीटर में पारा या मरकरी होती है, किसमें? अधिकतम थर्मामीटर में। तो जब भी यह पूछा जाएगा निम्नलिखित में से पारा या मरकरी कौन से थर्मामीटर में प्रयोग की जाती है? अधिकतम थर्मामीटर में, मैक्सिमम थर्मामीटर में ही किसका? पारा या मरकरी का प्रयोग किया जाता है। जैसे आपको पता है ना कि जब आदमी बहुत ज्यादा गुस्से में हो जाता है तो बोलते हैं सभी उसको, यार इसका तो पारा चढ़ गया, तो यानी वो अधिक गुस्से में था तो पारा चढ़ गया। वैसे ही अधिकतम तापमापी है या अधिकतम थर्मामीटर है तो पारा उसमें ही भरा होगा। अब एक प्रश्न यहां से होता है कि यार हमें अधिकतम यानी दिन का वो तापमान चाहिए जब सबसे ज्यादा तापमान हो, कि दिन का वो कौन सा समय है जब सबसे ज्यादा तापमान होगा, तो दिन का कौन सा समय है? दिन के समय 2 PM पर अधिकतम तापमान ज्ञात किया जाता है। पूछेगा निम्नलिखित में से अधिकतम थर्मामीटर से कितने बजे या किस समय अधिकतम तापमान ज्ञात किया जाता है? तो दिन के 2 यानी दोपहर के 2 PM पर क्या ज्ञात किया जाता है? अधिकतम तापमान ज्ञात किया जाता है। और पारा किसमें भरा होता है भाई? अधिकतम थर्मामीटर में पारा भरा होता है। दूसरे वाले पर चलते हैं। दूसरा क्या बोलता है भाई? न्यूनतम थर्मामीटर है, जिसको मिनिमम थर्मामीटर बोला गया है। ये वैसे ही है जैसे आपको पता है यार कोई आदमी शराब पी लेता है या अल्कोहल का सेवन करता है तो सबको पता है उसको सभी बहुत ही कम यानी बिल्कुल तुच्छ व्यक्ति माना जाता है। तो वैसे ही कि शराब का सेवन कौन करेगा? जो बिल्कुल ही न्यूनतम होगा या बिल्कुल ही बेकार वाला आदमी होगा वो शराब का सेवन करेगा। तो यही है, देखो इसी आगे लिखा हुआ है कि इस थर्मामीटर में अल्कोहल भरी होती है, ठीक है। और जो अगर हमें न्यूनतम तापमान ज्ञात करना है ना तो सुबह के 4 AM पर हमें न्यूनतम तापमान ज्ञात करना होगा। ओके, इसमें ये वाली बात है। तो देखो अब प्रश्न यहां से कैसे कैसे बन के आएंगे? प्रश्न ऐसे बन के आएंगे कि निम्नलिखित में से किसमें पारा भरा होता है? तो अधिकतम थर्मामीटर में। और निम्नलिखित में से किसमें अल्कोहल भरी होती है? न्यूनतम थर्मामीटर में। अब मैं एक बार प्रश्न बता देता हूं। इसमें भाई AG, HG, MG, ये SI। देखो बेटो अब यहां से ध्यान देना, ये ए ऑप्शन पे लिखा हुआ है मैंने AG, B पे मैंने लिखा है HG, C पर मैंने लिखा है MG और D पर मैंने लिखा है SI। तो यहां से मैं एक प्रश्न पूछने वाला हूं, आप एक प्रश्न का मुझे आंसर बता दीजिए। निम्नलिखित में से अधिकतम थर्मामीटर में कौन सा पदार्थ भरा होता है? A पर AG है, B पर HG है, C पर MG है और D पर SI है। तो बता दीजिए कौन सा भरा होता है? बता दीजिए क्या भरा होता है बच्चों? ये वाला किसका दे रहे हैं? ओके, ये प्रश्न बता दीजिए निम्नलिखित में से अधिकतम थर्मामीटर में कौन सा पदार्थ भरा होता है? A पर है AG, B पर HG, C पर MG और D पर SI। क्या आएगा इसका राइट आंसर? बता दीजिए, राइट आंसर दीजिए। B, पप्पू B। बाकी और भी दो भाई। मुकुल HG, ठीक है। यूवी चौधरी HG, ठीक है। सिमरन, मुकुल, बाकी और देखो मैं ही अब इसको बता देता हूं। बाकी जितने बच्चे लिख रहे हैं ना बिल्कुल शानदार आंसर दे रहे हैं, बिल्कुल सही है। क्योंकि जो ये ये है ना, ये पारा और मरकरी को जो सांकेतिक रूप से HG में दर्शाया जाता है। तो बस एग्जामिनर बाई चांस ऐसे बेवकूफ बनाने का काम करता है कि आपके आंसर तो याद रहता है कि अधिकतम थर्मामीटर में क्या भरा होता है भाई? पारा या मरकरी। लेकिन उसका कभी कभी वो संकेत सूत्र होता है जैसे HG है तो वो उस तरीके से रख देता है। तो उसका राइट आंसर क्या होगा? HG होगा। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। अब ये इंफ्रारेड थर्मामीटर है भाई, ये इंफ्रारेड थर्मामीटर है। पेपर में बहुत बार आया है, पेपर में ये बहुत बार आया है। तो इंफ्रारेड थर्मामीटर को हम पढ़ लेते हैं। देखो ये कैसा थर्मामीटर है इसको तो बाद में देखेंगे। जैसे आपने ज्योतिषी देखे हैं ना कि हाथ को देखते ही, लकीर देखते ही उसका भविष्य बता देते हैं कि बेटा तुम्हारे तो जीवन में ये होने वाला है। वैसा ही ये थर्मामीटर है इंफ्रारेड। ये किसी के संपर्क में नहीं जाएगा, उसका तापमान बता देगा कि सर इसका तापमान इतना है। यानी जब भी ऐसी बात की जाए
कि कोई ऐसा थर्मामीटर है क्या जो पत्तियों के संपर्क में नहीं जाएगा और उसका तापमान बता देगा। जैसे इसका मतलब पता क्या है, जैसे भाई ये लीफ है, जैसे ये पत्ती है, इस प्रकार से पत्ती भी अच्छी नहीं बनी यार शायद मुझसे, तो इस प्रकार से चलो ये पत्तियां, मुझे तो पता मोर का पंख बन गया, क्या बन गया। और ये यहाँ पर कोई ये इंफ्रारेड थर्मामीटर है, जिस भी प्रकार का ये होगा, ठीक है, ये इस प्रकार का ये थर्मामीटर हो गया। तो ये यहाँ पर इसको टच नहीं करेगा, ये इतना दूरी रहेगा, यानी इसमें 1-2 सेंटीमीटर की दूरी रहेगी, पत्ती को संपर्क में, यानी पत्ती को बिल्कुल भी टच नहीं करेगा, लेकिन इसकी रीडिंग दे देगा। अब आप बोलोगे कि सर ये कैसे पॉसिबल है, जब ये पत्ती को छू ही नहीं रहा है तो पेड़ पौधों की कैसे बता देगा कि टेम्परेचर कितना है। सर वैसे ही है, जैसे अभी कोरोना काल में पहले तो क्या करता था, एक थर्मामीटर वो आता था जिसको यहाँ मुंह में रखते हैं, या क्या नाम है, मुंह में रख लेते हैं, गर्म जगह रख लेते हैं। अब जब कोरोना काल आया, एक वो बंदूक से आई कि माथे पे आप बटन सा दबाया और आपका जो शरीर का है बॉडी टेम्परेचर उसने बता दिया। तो उसमें भी क्या हुआ, वो भी एक प्रकार का इंफ्रारेड थर्मामीटर था, यानी उसमें भी इंफ्रारेड किरणों का प्रयोग किया गया। इंफ्रारेड किरणें ऐसी है ना कि उसके समीप नहीं जाएगी, थोड़ी दूरी पर जाने के बाद में भी उसकी पूरी इंफॉर्मेशन दे देगी। तो वैसे ही इंफ्रारेड थर्मामीटर है। देखते हैं इसका आगे क्या लिखा होता है। इसके आगे लिखा है कि पौधे के बिना संपर्क के पौधों की पत्तियों व कैनोपी, कैनोपी का मतलब पता क्या होता है कि जो ये पत्तियां होती है ना, जो ये पत्तियां होती है, इनके द्वारा जितना भी क्षेत्रफल घेरा होता है, यानी जो हरे हरे बाग का जितना भी क्षेत्रफल घेरा होता है, उसी को क्या बोला जाता है, उसी को ही कैनोपी बोला गया, उसी को ही कैनोपी बोला गया। ठीक है, तो इंफ्रारेड थर्मामीटर क्या होता है बच्चों, कि जो पत्तियों के बिना संपर्क में जाए उसका तापमान ज्ञात कर लेता है, वो इंफ्रारेड थर्मामीटर ही होता है। ठीक है, वो इंफ्रारेड थर्मामीटर होता है। ओके, क्या बोला दरिवाल, कोविड-19 में जिस मशीन के उससे करते हैं टेम्परेचर, हाँ वही बोला ना, वो जो कोविड जब आया, ठीक है, कोविड-19 जब आया तो वो बंदूक सी होती थी, उसे माथे पे रखा और उसे टेम्परेचर बता दिया, तो उसमें भी क्या है, वो इंफ्रारेड थर्मामीटर के अंतर्गत ही आता है। ठीक है, अब यहां पर बोला गया कि इंफ्रारेड किरणों का प्रयोग है रिमोट सेंसिंग में किया जाता है। प्रश्न यहां से बन जाएगा, निम्नलिखित में से रिमोट सेंसिंग में किन किरणों का प्रयोग किया जाता है। तो बच्चों किन किरणों का प्रयोग किया जाता है, इंफ्रारेड किरणों का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, किस किरणों का प्रयोग किया जाता है, इंफ्रारेड किरणों का प्रयोग किया जाता है। अब आप बोलोगे सर ये रिमोट सेंसिंग क्या होता है, अभी रिमोट सेंसिंग बता देते हैं। जैसे सभी बोलते हैं कि इस बार तो भारत ने वो वायुयान या वो वैसा यान बना दिया कि जो मंगल ग्रह पर जाकर वहां की इंफॉर्मेशन दे देगा। ठीक है, चांद पर जाकर इंफॉर्मेशन दे देगा। यार वहां पर आदमी थोड़ा ही जा रहे हैं ना, मंगल ग्रह पर या सूर्य पर, जहां पर भी जा रहे हैं, वे क्या करते हैं, किरणें पहुंचाते हैं, वे वहां पर किरणें पहुंचाते हैं। रिमोट सेंसिंग भी क्या है, रिमोट सेंसिंग क्या डेफिनेशन देती है, रिमोट सेंसिंग बोलती है कि किसी भी स्थान पर जाए बिना उस स्थान की संपूर्ण जानकारी प्राप्त कर लेना रिमोट सेंसिंग कहलाता है। जैसे वैज्ञानिक बैठे रहेंगे यहाँ और कोई रोबोट टाइप का जो वायुयान में, वायुयान में शायद गलत बोल रहा हूं, या यान में जो बैठाकर जो बनाते हैं ना, रॉकेट बनाते हैं, उनको मंगल ग्रह पर भेजा, बैठे यहां पर है पृथ्वी पर और मंगल ग्रह की जानकारी बैठे बैठे ले ली, तो उसी को क्या बोला गया, रिमोट सेंसिंग है। उसी को क्या बोला गया, रिमोट सेंसिंग बोला गया। ठीक है, यानी रिमोट सेंसिंग क्या बोलती है, नोट भी कर सकते हो आप अगर कॉपी पेंसिल लेके बैठे हो, कि किसी भी स्थान पर जाए बिना वहां की संपूर्ण जानकारी ले लेना, उसी को रिमोट सेंसिंग बोला जाता है। पूछेगा रिमोट सेंसिंग में किन किरणों का प्रयोग किया जाता है, भाई इंफ्रारेड किरणों का प्रयोग किया जाता है। सर क्यों किया जाता है, अभी तो बताया ना कि पीछे इंफ्रारेड थर्मामीटर है, इंफ्रारेड थर्मामीटर उस पत्ती के संपर्क में नहीं गया, लेकिन तापमान पूरा बता दिया कि ये इस नए तापमान पर ये पत्ती की वृद्धि हो रही है। ठीक है, तो ये सब किसका कमाल है, इंफ्रारेड किरणों का कमाल है। अब ये दो टर्म आएगी बच्चों, देखो यहां से, ये मैंने बहुत पहले भी समझाई थी, लैप्स रेट, देखो ये पहले लिखी हुई है, लैप्स रेट इस तरीके से आएगा लिखा हुआ, लैप्स रेट ही आएगा। वैसे से प्रतिमान हास दर बोला जाता है, देखो क्या हिंदी में क्या बोला जाता है इसको, तापमान प्रतिमान हार्स दर इसको बोला जाता है, जो कि पेपर में नहीं आती। और नीचे एडियोबैटिक हार्स दर या एडियोबैटिक दर ही आप इसको याद करना, दोनों में बहुत अंतर है, दोनों ही समान दिखाई देगी, वो इसमें की पॉइंट बता दूंगा जो दोनों अलग अलग तरीके से आपके दिमाग में बैठ जाएगी।
ठीक है। तो लैप्स रेट क्या बोलती है कि ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ, देखो ये क्या बोला, ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ तापमान में होने वाली कमी को, जैसे मैंने जब मैं परत पढ़ा रहा था, शुरू की जो परत आई थी क्षोभ मंडल, जिसको ट्रोपोस्फेयर बोला, कि उसमें तापमान बढ़ा और 6.5 डिग्री सेल्सियस तापमान कम हो गया, तो उसी को लैप्स रेट बोला गया। अब देखो बच्चों, यहाँ तापमान घटने का कारण क्या बताया गया। तापमान देखो, ऊंचाई बढ़ी यानी ऊंचाई अगर बढ़ेगी और तापमान घट रहा है, तापमान यानी घट रहा है, तो उसको बोला गया लैप्स रेट है। ध्यान से सुनना थोड़ा सा, ठीक है। उसको क्या बोला गया, लैप्स रेट। किसके कारण तापमान घटा, ऊंचाई बढ़ने के कारण। ये की पॉइंट याद रखना, अभी जस्ट 1 मिनट बाद आपके काम आएगा। फिर यहां से प्रश्न पूछ लेगा कि लैप्स दर या लैप्स रेट का मान कितना होता है भाई, 6.5 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर। जैसे आप ऊंचाई पर 1 किलोमीटर जाओगे तो 6.5 डिग्री सेल्सियस तापमान कम होने लगेगा। ये तो डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर के हिसाब से पूछा गया। अगर वो पूछेगा फारेनहाइट में, तो फारेनहाइट में क्या ऑप्शन देगा, वो 3.5 डिग्री फारेनहाइट पर 1000 फीट में पूछेगा। अगर वो फीट के हिसाब से पूछेगा, दोनों वैल्यू जो हमेशा पेपर में आते हैं दोनों ही रख दिया, तीसरी कोई वैल्यू नहीं आएगी। अब लैप्स रेट की डेफिनेशन फिर से याद कीजिए। लैप्स रेट क्या बोलती है कि अगर ऊंचाई बढ़ रही है तो तापमान घटा तो लैप्स रेट है। अब आते हैं एडियोबैटिक रेट पे भी। एडियोबैटिक रेट पे भी ये क्या बोलती है, देखो, वायु में वृद्धि या गिरने के साथ तापमान का बदलना, तापमान का बदलना क्या कहलाता है, एडियोबैटिक लैप्स रेट कहलाता है। अब ये भी वही बात बोल रही है भाई कि अगर वायु के कारण तापमान गिरने, गिरने का मतलब ही तो है ना कि गिरने का मतलब ही घटना होता है, तो सर हमें कैसे पता चलेगा कि इसने लैप्स रेट की बात बोल दी या एडियोबैटिक दर की बात बोल दी। तो मैंने बोला ना भी कि अगर लैप्स रेट आपने ध्यान से पढ़ा हो तो ये अपने आप ही ये अपने आप क्लैरिटी से याद हो जाएगा। कैसे याद होगा, लैप्स रेट बोलती है कि ऊंचाई अगर बढ़ेगी और तापमान घटा, किसके कारण तापमान घटा बच्चों, ऊंचाई बढ़ने के साथ में, तो लैप्स रेट को टिक कीजिए। और यहां पर देखिए क्लियर मेंशन कर रखा है इसने कि वायु यानी वायु में वृद्धि हो रही है। जैसे पृथ्वी पर वायु आई, पृथ्वी से टकराई, वायु ऊपर गई, फिर नीचे आई, तो नीचे आएगी वायु गर्म होगी, ऊपर जाएगी तो वायु ठंडी होगी, तो नीचे आएगी गर्म, ऊपर जाएगी तो ठंडी। तो वायु के कारण क्या हो जाएगा, तापमान में परिवर्तन आने लगेगा, या तो तापमान घटेगा या तापमान बढ़ेगा, तो उसी को एडियोबैटिक दर बोलते हैं। जब भी वायु के कारण तापमान में कमी आएगी तो एडियोबैटिक दर है, और ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ में तापमान में कमी आई यानी ऊंचाई के कारण तापमान में कमी आई तो लैप्स रेट है। ठीक है। अब शुष्क एडियोबैटिक दर जो होती है ये कितनी होती है लैप्स रेट की, 10 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर में। ठीक है। लैप्स रेट क्या बोलती है, 1 किलोमीटर जाओगे तो 6.5 डिग्री सेल्सियस तापमान घटेगा। और एडियोबैटिक जो हार्स दर है वो क्या बोलती है, अगर 1 किलोमीटर में जाओगे तो 10 डिग्री सेल्सियस तापमान घट जाएगा। ठीक है। रिमोट सेंसिंग ये होता है बच्चों, जो रिमोट सेंसिंग, अंकुश मैं बता रहा हूं दोबारा, रिमोट सेंसिंग का मतलब है कि वो प्रक्रिया जो किसी स्थान पर जाए बिना, किसी भी स्थान पर जाए बिना उस स्थान की संपूर्ण जानकारी ले लेना, उसी को बोला गया बस रिमोट सेंसिंग है। क्या अब ये दोनों वाली डेफिनेशन समझ में आई। लैप्स रेट क्या बोलती है, लैप्स रेट का मतलब है ऊंचाई बढ़ी और तापमान कम हुआ, ऊंचाई के साथ में तापमान कम हुआ तो लैप्स रेट है। वायु के कारण तापमान में कमी या बढ़ोतरी आई तो उसको एडियोबैटिक दर बोला गया। क्या दोनों क्लियर हो गई, और दोनों के मान याद रखने हैं क्योंकि पेपर में आते हैं। अगर ये एडियोबैटिक दर पूछेगा तो पर किलोमीटर में 10 डिग्री सेल्सियस तापमान की कमी आएगी, और अगर लैप्स रेट पूछेगा तो पर किलोमीटर में 6.5 डिग्री सेल्सियस तापमान की कमी आएगी। अब दोनों बता दीजिए, दोनों टर्म समझ में आई है तो यस कीजिए। क्या दोनों टर्म समझ में आई, क्या दोनों टर्म समझ में आई। क्या दोनों टर्म समझ में आई। बोलिए। पप्पू ठीक है, रिया ओके, निधि ओके, धारीवाल, सिमरन, पूजा
ओके, ओके आगे चलते हैं। ठीक है, देखो अब यहां पे आर्द्रता है, आर्द्रता से भी प्रश्न बनते हैं जिसको मेजरमेंट ऑफ ह्यूमिडिटी, आर्द्रता का मापन करना है, जितनी भी हमारी वायुमंडल में नमी पाई जाती है उसी को हम आर्द्रता बोलते हैं। ठीक है, आर्द्रता से हमेशा 2% बनते हैं, और 2% जो बनेंगे मैं भी बता देता हूं यहां से कि कैसे कैसे किस प्रकार के प्रश्न बनते हैं। पहले नंबर पे कौन सी आर्द्रता दी हुई है बच्चों? पहले नंबर पे सापेक्ष आर्द्रता, हिंदी में इंग्लिश में इसको बोला गया रिलेटिव ह्यूमिडिटी। क्या बोलती है ये बोलते हैं कि वायु में उपस्थित जलवाष्प की मात्रा सापेक्षित या अपेक्षित आर्द्रता कहलाती है। पर ये जो वायु है, आपको पता है कि कभी तो अगर वायु में अगर नमी नहीं है तो वो गर्म लगेगी, जैसे लू वगैरह चलती है। अब आगे चलेगी अप्रैल के महीने में कि वो गर्म गर्म हवा चलती है, इसका मतलब है उसमें कोई नमी नहीं है। जब यहाँ से वाष्पीकरण के द्वारा वायुमंडल में पानी जाएगा उड़कर, तो वायु में कुछ ठंडक आ जाती है। जब वायु में कुछ ठंडी ठंडी हवा चलती है तो इसका मतलब है वो नमी से भरपूर हो रही है। वो नमी से क्या है? वो नमी से भरपूर हो रही है। तो वही बात इसमें बोली गई कि वायु में उपस्थित जलवाष्प की मात्रा, चाहे वो 10% है, 20% है, 30% है, उसी को क्या बोला गया? सापेक्षित आर्द्रता बोला गया। ठीक है, अब देखो डेफिनेशन से बिल्कुल बहुत ही रेयर चांस है, यानी कम चांस है कि पेपर में आ जाए। सबसे पहला प्रश्न जो इसका बनेगा, निम्नलिखित में से सापेक्षित आर्द्रता को किस में ज्ञात किया जाता है? फिर वही आंसर है कि इसको क्या प्रतिशत में ज्ञात किया जाता है, या इसको सेंटीमीटर में ज्ञात किया जाता है, या इसको मीटर स्क्वायर में ज्ञात किया जाता है, इसको केजी में ज्ञात किया जाता है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि आर्द्रता को, सापेक्षित आर्द्रता की बात कर रहा हूं मैं, तो इसको किस में? प्रतिशत में व्यक्त किया जाता है। इसी तरीके से जिस तरीके से मैं पढ़ा रहा हूं ना, और बाद में क्लास खत्म होती है तो उसी तरीके से आपको रिवीजन देना है कि कैसे सापेक्ष आर्द्रता में किस में मापा गया भाई, किस में मापा जाता है, इसमें प्रतिशत में मापा जाता है। अब ये 4 प्रकार की होती है, देखो नीचे भी लिखी हुई है, इसको पहले पढ़ लेते। देखो एक और नीचे लिखे है निरपेक्ष आर्द्रता, विशिष्ट आर्द्रता। तो ये इस प्रकार से पूछता है, निम्नलिखित में से कौन सी वो आर्द्रता है जो कृषि के लिए, यानी खेती बाड़ी के लिए सर्वोत्तम रहती है। यानी जो आप कृषि कर रहे हो ना, खेती कर रहे हो, उनके लिए सबसे महत्वपूर्ण आर्द्रता कौन सी है? सापेक्षित आर्द्रता, विशिष्ट आर्द्रता या निरपेक्ष आर्द्रता? तो कौन सी है बच्चों? वो है सापेक्षित आर्द्रता। देखो यहाँ लिखा हुआ है कि कृषि के लिए उपयोगी होती है। कौन सी आर्द्रता? सापेक्षित आर्द्रता। ये याद रखना। देखो अगर एक एक की पॉइंट आप बना के चलोगे ना तो जल्दी याद होगा, और जल्दी याद होगा तो आपको पेपर में बिल्कुल भी 0.1% भी कंफ्यूजन नहीं आएगा। अगर आप बस ऐसे इसको ऐसे हिंदी की तरह पढ़ोगे तो नहीं आने वाला। जिस तरीके से मैं समझा रहा हूं उस तरीके से समझ लेना तो मास्टर्स बन जाओगे 6-7 महीने में ही एग्रीकल्चर में। ठीक है ना? तो उस तरीके से देखना है। पहला प्रश्न यहां से क्या आ गया? सापेक्ष आर्द्रता को किस में मापा जाता है भाई? प्रतिशत में। कौन सी आर्द्रता है जो कृषि के लिए सबसे महत्वपूर्ण होती है? सर सापेक्षित आर्द्रता। फिर फसल उत्पादन के लिए प्रश्न यहां से पूछता है कि फसल उत्पादन जो कर रहे हैं, अभी तो बोला कि कृषि के लिए सबसे महत्वपूर्ण आर्द्रता है सापेक्षित आर्द्रता है, तो वैसे ही कितनी आर्द्रता होनी चाहिए जिससे फसल उत्पादन बहुत अच्छा हो? तो वो कितनी होनी चाहिए? 40 से 60%। पूछेगा निम्नलिखित में से फसल उत्पादन के लिए सापेक्षित आर्द्रता की मात्रा कितनी होती है? 20 से 30%, 30 से 40%, 40 से 60% या 60 से 70%। तो ऑप्शन में फिर जहां से 40 से 60 के बीच वाला ऑप्शन आएगा वो आप इसको चॉइस करोगे। ओके, आगे चलते हैं। फिर जैसे ये अब सर्दियों के समय कोहरा पड़ता है भाई, कोहरे पड़ने के लिए, जैसे कोहरा आ रहा है, धुंध आ रही है, ठीक है ना, कोहरा पड़ता है ना, तो उसके लिए वायुमंडल में कितनी सापेक्षित आर्द्रता होनी चाहिए? ये लिखा हुआ है कि 75% से अगर सापेक्षित आर्द्रता की मात्रा वायुमंडल में है तो कोहरा पूरा पड़ेगा। ठीक है, तो ये 4 की पॉइंट आपको याद रखना है कि सापेक्ष आर्द्रता को किस में व्यक्त किया जाता है? सर प्रतिशत में। कृषि के लिए कौन सी उपयोगी आर्द्रता है? सर सापेक्ष आर्द्रता। और फसल उत्पादन के लिए सापेक्ष आर्द्रता की मात्रा 40 से 60%। और कोहरे के लिए कितनी सापेक्ष आर्द्रता की मात्रा वायुमंडल में होनी चाहिए? सर 75% से अधिक। 75 से कम में काम नहीं चलेगा, 75% से अधिक चलेगा। देखो मैं बीच में बता देता हूं कुछ आंसर ऑप्शन देके, कभी आपसे मैं गलती कर दो। देखो अगर ऐसे आया 50%, 60%, 70% और 80%। पूछेगा निम्नलिखित में से कोहरे के लिए सापेक्षित आर्द्रता की मात्रा होनी चाहिए, वायुमंडल में कितनी सापेक्षित आर्द्रता होनी चाहिए? तो ये बता दीजिए मुझे। इस पे ए पे क्या लिखा हुआ है? ए पे लिखा हुआ है 50%,
बी पे लिखा हुआ है 60%, सी पे लिखा हुआ है 70% और डी पे लिखा हुआ है 80%। तो सापेक्षित आर्द्रता के लिए कोहरे के लिए वायुमंडल में कितने प्रतिशत आर्द्रता की मात्रा होनी चाहिए, तो बता दीजिए। ए बी सी डी में ए पर है 50%, बी पे 60%, सी पे 70% और डी पे है 80%। तो कौन सा आंसर जाएगा, कौन सा आंसर जाएगा बच्चों, जल्दी से बताना, जल्दी से बताना। कौन सा जाएगा, पप्पू डी। बाकी और पप्पू का डी आया, पूजा डी, ओके। आगे आगे, ओके, यूवी, निधि, अनुष्का, ओके, ठीक है, सभी का ठीक है, ओके। अब आगे चलते हैं। देखो दूसरे वाली जो आर्द्रता दी हुई है वो दी हुई है निरपेक्ष आर्द्रता। देखो अब यहां से प्रश्न बनता है, इससे भी बनता है, पूर्ण आर्द्रता या सत्य आर्द्रता। देखो अब प्रश्न यहां से पूछेगा निम्नलिखित में से सत्य आर्द्रता या ट्रू ह्यूमिडिटी किसे बोला जाता है, सापेक्षित आर्द्रता को, निरपेक्ष आर्द्रता को, विशिष्ट आर्द्रता को, या इनमें से कोई नहीं है। तो सत्य आर्द्रता किसको बोला जाएगा, निरपेक्ष आर्द्रता को। पूर्ण आर्द्रता किसको बोला जाता है, निरपेक्ष आर्द्रता को। यहां से भी प्रश्न पूछा जाता है। तो इसमें और कुछ नहीं देखना, केवल इनका मेजरमेंट देखना है। इस आर्द्रता को किसमें व्यक्त किया जाता है बच्चों, इस आर्द्रता को ग्राम पर मीटर, मीटर स्क्वायर भी नहीं है, मीटर स्क्वायर भी नहीं है, ग्राम पर मीटर स्क्वायर ही होगा शायद इसको देखूंगा क्योंकि इसमें लैपटॉप में थोड़ा टाइप नहीं हुआ ना। तो ग्राम पर मीटर स्क्वायर में इसको व्यक्त किया जाता है, बस इसकी वैल्यू आपको याद करनी है। फिर वैसे ही विशिष्ट आर्द्रता, विशिष्ट आर्द्रता की भी आपको केवल और केवल वैल्यू याद करनी है कि ग्राम पर किलोग्राम में इसको व्यक्त किया जाता है, बस इसको यहां से याद करना है। अब आगे चलते हैं। ओके, ओके। अब देखो यहां वर्षा के कुछ रूप है भाई, प्रिसिपिटेशन की कुछ फॉर्म्स दी हुई है, ये डायरेक्ट यहां से पेपर में आती है, इसको समझा देता हूं फिर क्लास को एंड करेंगे, ठीक है ना। अब यहां पर देखा गया है, क्योंकि यहां से बहुत प्रश्न पूछे जाते हैं, पूछेगा वर्षा यानी जो बारिश होती है। अभी तक तो आप सब मजे लेते हो बारिश में कि बारिश आई, जैसे इसमें अब मानसून आएगा और बारिश आती है तो सब किश्ती बना के छोड़ते हैं, कोई पकोड़े बनाते हैं। थोड़ा अब पकोड़े और किश्ती से ध्यान हटा कर ना बूंदों का आकार भी देखना पड़ेगा, जिस रूप से बूंदे आती है, ठीक है ना, किस रूप से बूंदे आती है। अब देखो जो रेन होती है यानी वर्षा, पूछेगा वर्षा की बूंदों का आकार कितना होता है, तो कितना होता है भाई 0.5 से 4 मिलीमीटर तक, या तो ऐसे आएगा ऑप्शन 0.5 से अधिक या 0.5 से कम, ठीक है, या 0.1 या 0.2 इस तरीके से आएगा। तो फिर आपको चॉइस करना पड़ेगा ए वाला ऑप्शन, ठीक है। अगर ऐसे आया 0.5 से 4 mm, ठीक है, या 5 से 6 mm, या 6 से 7 mm, या 7 से 8 mm, तो फिर आपको पहले वाला टिक करना पड़ेगा, क्योंकि कितना होता है वर्षा की बूंदों का आकार, ये लिखा हुआ है देखो बच्चों कि 0.5 से 4 मिलीमीटर तक होता है। आपको ये याद करना है, डायरेक्ट इनके आगे लिखा हुआ है, आपको बस ये डाटा याद करना है। मैं बता दूं, बस केवल आपको जनरल एग्रीकल्चर में ही थोड़ा टाइम लगेगा, बाकी तो अच्छी तरीके से कवर होगा। और मैं जनरल एग्रीकल्चर इसलिए अच्छे से पढ़ाता हूँ क्योंकि यहाँ से 10 से 12 नंबर बनते हैं, और ये 10 से 12 नंबर ने फिर वो इतना हिस्सा देते हैं ना पेपर में जो सबसे ज्यादा सिलेक्शन के चांस बढ़ाते हैं। ड्रिजल, अभी तो बारिश मोटे मोटे बूंदों के रूप में पड़ी है, यानी नॉर्मल बारिश है, तो बूंदों का आकार कितना है 0.5 से 4 मिलीमीटर। इसका सबसे ज्यादा, इस पर ध्यान देना, इस पर सबसे ज्यादा ध्यान देना, यहां से सबसे ज्यादा पेपर में आता है। आपने देखा है कि बारिश कुछ फुहारे के रूप में पड़ती है, बहुत छोटी छोटी बूंदे आती है कि फुहार सी हो रही है, बिल्कुल पूरी मोटी मोटी बूंदे नहीं आ रही है, छोटी छोटी बूंदे आ रही है, जिसे आप फुहार बोल देते हो। तो फुहार या ड्रिजल का बूंदों का आकार कितना होता है, तो 0.5 मिलीमीटर से कम होता है। आप ये याद रखना। ये ओस ड्यू जिसको बोला गया है, ये पेपर में आया है कि ठंडी सतह पर नमी
का बूंदों के रूप में जमना। जैसे आप सुबह ही निकलते हो तो घास पर जो ठंडी सतह है ना, वह पृथ्वी की ठंडी सतह है, उस पर पानी की आपको कुछ बूंदें दिखाई देती है, तो उसको ओस बोला गया है। डेफिनेशन याद कर लेना। ये फर्स्ट वाला पाला छोड़ देना, ये कुछ नहीं है, इतनी जल्दी आएगा नहीं पेपर में। फोग वाले का केवल आप ये याद करोगे साइज 1 से 50, देखो इसको माइक्रोन बोला जाता है, इस तरीके से इसको माइक्रोन याद करना है आपको। मिस्ट यानी धुंध का भी आपको कणों का आकार देखना है, 50 से 150 माइक्रोन, 150 माइक्रोन। वाष्प, वायुमंडल में जसवाष्प यानी केवल कितना पाया जाता है भाई, ये वाली वैल्यू भी आप याद रखोगे, 0.001% ही वाष्प पाया जाता है। ठीक है, ये इस तरीके से आपको याद करना है। ओके, अब यहां से देखो बहुत ही बढ़िया कंसेप्ट चलेंगे, और ये बहुत ही बढ़िया कंसेप्ट चलेंगे, तो अच्छी तरीके से आज कवर भी नहीं होंगे, इसलिए अब हम इसको कल कवर करवाएंगे। ठीक है, अब ये बताओ मुझे कि ये टॉपिक समझ में आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, बताइए जरा। क्या अब